ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉलोनियल रूल के टाइम पे ना तो ग्रोथ था एग्रीकल्चर सेक्टर में और ना ही इक्विटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, उनको क्या करना था, इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। कौन कौन से, विच दे डिड थ्रू, ये जो ग्रोथ और इक्विटी की प्रॉब्लम थी, एक इक्विटी इसलिए क्योंकि समानता नहीं थी, किसी के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग था और किसी लैंडलॉर्ड के पास जो है वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक उनके पास लैंड ही लैंड था, मतलब कि जमीन ही जमीन थी, बहुत सारी थी, जितना वो खुद से कर भी नहीं पाते थे उतने वहां पे काम, तो टेनेंट्स रखते थे और उनको मैनिपुलेट करते थे, मतलब उनसे बहुत ज्यादा काम कराते थे, लेबर वर्क कराते थे और बदले में उनको कुछ नहीं देते थे, है ना। तो ये मैनिपुलेशन वाला काम होता था उस टाइम पे। तो यही जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने किन किन प्रॉब्लम को पॉलिसी बनाई कि कैसे कैसे हम अपने ग्रोथ और इक्विटी लाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहली चीज क्या थी, लैंड रिफॉर्म। उन्होंने पहला काम क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया, है ना। लैंड रिफॉर्म किया, अभी हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है। एंड प्रोमोटिंग द यूज ऑफ मिरेकल सीड्स, दो काम किया था, एक है लैंड रिफॉर्म, फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी मेकर्स ने लैंड रिफॉर्म का काम किया था, एंड द अदर वन इज इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रोमोटिंग द यूज ऑफ मिरेकल सीड्स। मिरेकल सीड्स क्या होता है, मिरेकल सीड्स होता है जो HYV सीड्स होते हैं, यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, उन्हें ही मिरेकल सीड्स बोला गया है, क्योंकि एक तरह से वो जो है उनके लाने के बाद जो है क्रांति आ गई थी, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। बात समझ में आई? यस मैम। तो दो पॉलिसी मेकर्स ने दो इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, एक था कि लैंड रिफॉर्म, है ना, लैंड रिफॉर्म में क्या किया था अभी हम बताते हैं, और दूसरा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ मिरेकल सीड्स या HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, तो लैंड रिफॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, लैंड रिफॉर्म का प्राइमरीली हम ये कह सकते हैं, सबसे पहला ये मतलब होता है कि चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था कि जो लैंड होल्डिंग्स की, मतलब लैंड होल्डिंग क्या, जिसके पास कितनी जमीन है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर फार्मर है या कोई पर्सन है, वो कितना लैंड होल्ड कर रहा है, यानी उसके पास खुद की कितनी जमीन है, ये बात हो रही है। तो लैंड रिफॉर्म में ये था कि लैंड होल्डिंग्स के ओनरशिप में चेंज आया था। ओनरशिप में मतलब कि जो उसके मालिक थे, जो उसके ओनर थे, उसमें कोई कई तरीके का चेंजेस लाए गए थे। किस तरीके के चेंजेस लाए गए थे, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस वेरियस डेवलपमेंट, they have been introduced by various developed and developing countries to attain rational land distribution system। अच्छा, ये जो लैंड रिफॉर्म लाया गया था, कैसे लाया गया था, बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से वहां पे जो रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था, वहां का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता था, उन जगह से इंस्पायर होके ये लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, और लैंड रिफॉर्म का मेन मोटिव ये रखा गया था कि लैंड रिफॉर्म हम क्यों कर रहे हैं, ओनरशिप में चेंज क्यों ला रहे हैं, सो दैट हम जो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इक्विटी का, समानता का, है ना, जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप चल रहा है उसको खत्म करना, इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। इस ऑब्जेक्टिव से लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। बात समझ में आई? लैंड रिफॉर्म के, यस। लैंड रिफॉर्म में हम लोग ने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग होता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से इंस्पायर होकर, वहां की जो रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां वो पैटर्न को अपनाया गया था, और मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म करने का कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी है उसे हम अटेन कर सके, जो हमारा गोल है इक्विटी का उसे हम पूरा कर सके, यानी रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस कम कर सके या खत्म कर सके। तो लैंड रिफॉर्म में बेसिकली दो चीजें हुई थी, ये तो उसके बारे में बताया लैंड रिफॉर्म में। लैंड रिफॉर्म में दो चीजें हुई थी,
एक तो सबसे पहले क्या किया था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो बिचौलिए थे या इंटरमीडिएरीज थे, है ना, जो बीच में लग जाते थे, यानी कि गवर्नमेंट होती थी और जो कॉमन पीपल होती थी, उनके बीच में ना कोई आदमी लगा रहता था और वो कमीशन खाता था, जिसे हम इंटरमीडिएरी कहते हैं, है ना। तो उनको हटाया गया। सबसे पहला काम क्या किया गया, उन इंटरमीडिएरीज को हटाने का काम किया गया। The abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contract with the government. गवर्नमेंट कभी भी कोई भी स्कीम लेके आती थी, कोई भी योजना लेके आती थी, तो उससे क्या होता था कि जो बीच में इंटरमीडिएरी रहते थे ना, वो स्कीम पूरी स्कीम जो है वो फार्मर्स तक नहीं पहुंचने देते थे, है ना। कोई भी बेनिफिट आता था, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती थी या कोई उसका गवर्नमेंट बेनिफिट आता था, वो जो है पूरा जैसे आया एज इट इज फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाता था। बीच में इंटरमीडिएट घुसे रहते थे और वो क्या करते थे, गवर्नमेंट का जो काम डायरेक्ट हो भी सकता था, लेकिन वो उसको बोलते थे लाइए आपका हम काम कराएंगे, और बदले में जो है उनसे कमीशन चार्ज करते थे, या उसका जो ज्यादातर हिस्सा का प्रॉफिट होता था वो खुद रख लेते थे, ऐसा काम करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया गया था लैंड रिफॉर्म में, सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब सारे इंटरमीडिएरी को पहले हटा दिया गया था। इस इंटरमीडिएरीज को हटाने पे क्या फायदा हुआ था कि अराउंड 200 लाख टेनेंट्स जो थे, टेनेंट्स मतलब जो जिन खुद के ओनर नहीं है लैंड के, जो किसी और के लैंड पे काम कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे, किसके, गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके। फिर इसमें एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में और एक पॉइंट लिखी हुई है कि द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू द टेनेंट गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड वर्क एफिशिएंटली, सॉरी इफेक्टिवली। जो ओनरशिप राइट था, अच्छा, जब ये जो टेनेंट्स थे यानी जो बिचौलिए थे, इन लोगों को सारे सब लोग को हटा दिया गया था, तो जो टेनेंट्स थे उनको ओनरशिप राइट भी दिया गया था। मतलब उनको ये बोला गया था कि आप जिस लैंड पे काम करते हैं वो लैंड जो है किसी लैंडलॉर्ड की थी पहले, लेकिन गवर्नमेंट जो है ऐसा स्कीम लाई थी उस टाइम पे कि जो इंटरमीडिएरी थे, यानी कि जो काम तो करता था टेनेंट लेकिन फायदा ले जाता था लैंडलॉर्ड, तो उनको पहले हटाया गया। तो जिस लैंड पे जो पर्टिकुलर टेनेंट काम करता था उसको उसकी ओनरशिप दे दी गई थी, यानी कि आप जिस लैंड पे काम कर रहे थे वो उतनी लैंड आपकी हो जाएगी, ऐसा कर दिया गया था उस टाइम पे। ऐसा करने से ये हुआ था, जो टेनेंट्स हैं जब उनको ओनरशिप राइट मिला, जब उनको पता चला कि अब जो हम जिस पर्टिकुलर जमीन पे जिस जगह पे खेती कर रहे हैं वो मेरी खुद की लैंड है, तो अब वो और ज्यादा मन लगा के काम नहीं करेगा। जब तक हम किसी और के लैंड पे काम कर रहे थे या किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो हो सकता है हम अपना उतना एफर्ट ना लगाए, उतनी एफिशिएंसी से काम ना करें जितना हम खुद के लैंड के लिए या खुद के काम जो है अर्निंग के लिए काम करना चाहेंगे। ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो जब ओनरशिप राइट मिल गया था टेनेंट्स को, तो उनका जो है प्रोडक्शन आउटपुट का जो प्रोडक्टिविटी था और इफेक्टिवली वर्क करने लगे थे, और उसका प्रोडक्शन जो है काफी बढ़ भी गया था। एज अ रिजल्ट इसका ये हुआ था। बात समझ में आई? हाँ, ओके यस। ओके। फिर बता रहे हैं ना कि ये जो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज है, इससे अभी भी जो है पूरा इक्विटी अचीव नहीं हुआ था, मतलब कि फुल्ली जो है जो हमारा गोल ऑफ इक्विटी है अभी भी इससे पूरी नहीं हुई थी, अभी भी जो है बहुत सारी कमियां चल रही थी। कुछ एरियाज में क्या होता था कि इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लॉ। गवर्नमेंट के जो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ना कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, उसमें यही था कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जितने भी टेनेंट्स हैं, वो जिस जमीन पे काम कर रहे हैं उसकी ओनरशिप उनको मिल जाएगी। लेकिन अभी भी जो है कुछ जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में कुछ लूप होल्स निकाल लिए, यानी कि कुछ जो कमियां थी उसको ढूंढ के निकाल लिए, है ना। तो वो क्या करते थे, अभी भी जो है ज्यादातर एरिया लैंड जो है अपने पास ही रखे हुए थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे टेनेंट्स थे जिनको जो है वो लैंड नहीं मिल पाया था। बात समझ में आई? लूप होल्स का फायदा निकालते हुए, यानी कि उनकी जो सरकार की जो पॉलिसी थी उसका कुछ कमियां थी, उसको ढूंढ के उसका फायदा निकाल के
वो क्या कर लिए थे, अभी भी अपने पास ज्यादातर एरिया रखे हुए थे लैंड जमींदार। In some cases, tenants were evicted and zamindars claimed to be self cultivators. कुछ जगह पे ऐसा किए थे वो लोग कि जो टेनेंट हैं, जब ये पॉलिसी आ ही रही थी कि एबोल्यूशन हो जाएगा सारे इंटरमीडिएट्स का, तो सारे टेनेंट को वो भगा दिए थे और खुद जो है वहां के जाके जमींदार जो है वो कल्टीवेटर बन गए थे। वो बोलते थे कि मैं सेल्फ कल्टीवेट करता हूँ, मेरे जमीन पे कोई टेनेंट नहीं है, मैं किसी टेनेंट को रख के काम नहीं कराता हूँ, मैं खुद सेल्फ कल्टीवेटर करता हूँ। तो ऐसा बोल के भी जब गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ये सेल्फ कल्टीवेट करता है, तो ओनरशिप तो उन्हीं के पास रहने वाला है, किसी टेनेंट के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे जो छोटे फार्मर्स थे और टेनेंट थे उनको मैनिपुलेट करते थे, अभी भी करा जा रहा था। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज पॉलिसी लाने के बाद वही है, सरकार की जो लॉ थी उसकी कमी का फायदा उठाते हुए वो लोग ये काम कर रहे थे। क्लियर हुआ ये बात? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. बुक से सबको पढ़ना है, बार बार बोल रहे हैं कि बुक से सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि जब एक बार सुने तो अच्छे से समझ में आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिमाग से निकल जाएगा जब तक हम एक बार खुद से अपने आप से नहीं पढ़ेंगे। तो अपने आप से भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है जितना किसी के पढ़ाने का जरूरी होता है। बात समझ में आई? तो सेल्फ स्टडी सबको करना है। एक बार इसी चीज को लैंड रिफॉर्म में दो चीजें हुई थी, हमने बताया है। एक तो क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज हुआ था, एंड सेकेंड चीज था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग अभी हम लोग 12 बजे वाले क्लास में करेंगे, पढ़ेंगे। तो एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में क्या क्या चीजें हुई थी, अभी हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा कि अराउंड 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे, किसके? गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए थे, अराउंड 200 लाख टेनेंट्स, ठीक है। और ओनरशिप राइट मिल, सेकंड ये पढ़े थे कि ओनरशिप राइट मिलने की वजह से क्या हुआ था कि जो आउटपुट था वो इंक्रीज हो गया था, जो भी प्रोडक्शन होता था या आउटपुट था लैंड पे वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि अब ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने लगे थे टेनेंट्स, जब उन्हें पता चल गया था कि वो उनकी लैंड है, उनको ओनरशिप मिल गई है। ओके। 1 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके बाद भी जो है इक्विटी का गोल क्यों नहीं फुलफिल हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं कि द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व, बताओ कि क्यों नहीं हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसलिए नहीं हुआ था कि कुछ फार्मर्स जो थे वो अभी भी कंटिन्यू किए थे लार्ज जो है लार्ज एरिया ऑफ लैंड का खुद ओन करते थे, अभी भी उनके पास ही जमीन थी बहुत सारी। कैसे? बाय मेकिंग द यूज ऑफ सम लूप होल्स बाय द इन दी लॉ में कुछ लूप होल्स निकाल के वो क्या किए थे, अभी भी लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है अपने कंट्रोल में रखे थे, अपने पावर में रखे हुए थे। और दूसरी बात ये कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, टेनेंट्स को पूरी तरीके से निकाल दिए थे वो लोग और अपने लैंड के सेल्फ कल्टीवेटर बन के दिखा दिए थे कि हम ही कल्टीवेटर हैं, मैं ही कल्टीवेट करता हूँ। तो जिससे क्या हुआ था, इसकी ओनरशिप जो है टेनेंट के पास ना जाके उनके खुद के पास ही रह गई थी। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद इसमें एक और चीज हुई थी लैंड रिफॉर्म में, दो तरीके से हुआ था, एक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और दूसरा क्या था, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग किया गया था, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 12 बजे वाली क्लास में, ठीक है। टिल देन बुक से Yes. पढ़ना। चलो क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम।